So today we are going to discuss the topic of depreciation in O and A levels, and we are discussing last method, which is not a particular method actually, but that is used basically on small assets. तो small assets जो होते हैं, utensils हो गए या loose tools हो गए, उन पर हम मेथड लगाते हैं revaluation मेथड. जी, revaluation मेथड जो है वो हम लगाते हैं. हमने स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ा है, हमने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी पढ़ा है, ठीक है ना, और उसके अलावा हमने रिवैल्यूएशन मेथड हमने पढ़ना है, जिसकी कैलकुलेशन तो बाद में हम करेंगे. इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए. तो वो क्या होता है, डेप्रिसिएशन बराबर किसकी होती है जी, ओपनिंग एसेट, उसमें हम प्लस कर लेते हैं जी एडिशन, यानी कि जो नया खरीदा आपने. एडिशन का मतलब बेटा परचेज ही होता है, एडिशन और परचेज में कोई फर्क नहीं है, परचेज ही कहते हैं इसको. माइनस कर लेते हैं इसमें से हम बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड, यानी जो एसेट बेचा उसकी वैल्यू, अगर बेचे आपने तो माइनस कर देंगे बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड, और इसमें से हम माइनस कर देते हैं क्लोजिंग एसेट. डेप्रिसिएशन क्या होती है जी, रिवैल्यूएशन मेथड में आप डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड करेंगे, ओपनिंग एसेट प्लस एडिशन या परचेज जो नया खरीदा आपने, माइनस बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड जो बेच दिया उसकी बुक वैल्यू माइनस कर देंगे, और माइनस क्लोजिंग एसेट. यानी कि सपोज करें, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, कि आपके पास ओपनिंग में एसेट पड़ा हुआ था 1400 का, और क्लोजिंग में एंड पे आपके पास एसेट कितने का पड़ा हुआ है, 1000 का. यू कैन कैलकुलेट डेप्रिसिएशन इजीली दैट द डेप्रिसिएशन अंडर रिवैल्यूएशन मेथड इज 400. कैसे, क्योंकि परचेज तो कोई किया ही नहीं है आपने. ओपनिंग में आपके पास पड़ा हुआ था कितना, ओपनिंग में आपके पास पड़ा हुआ था 1400 का, क्लोजिंग में आपके पास अमल बचा जो अवेलेबल था 1000 का. इसका मतलब है कि 400 का एसेट जो है वो क्या हो गया है, वो डेप्रिशिएट हो गया है. 1400 माइनस 1000 आप करेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी योर डेप्रिसिएशन विद एन अमाउंट ऑफ 4000. तो ये हमने डेप्रिसिएशन निकाली है किस मेथड से, रिवैल्यूएशन मेथड के थ्रू मैंने डेप्रिसिएशन जो है वो फाइंड करके आपको बताई है. अब सपोज करते हैं इससे आगे मजीद, आपका एसेट जो ओपनिंग है, यानी जो पिछले साल का क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर का बन जाएगा ओपनिंग. तो सपोज करें वो 1000 है, प्लस हमने नया खरीदा 500 का, और इसमें से हमने एक बेच दिया एसेट, यानी कि 200 का मैंने बेच दिया, और एंड पे मेरे पास जो एसेट पड़ा हुआ है वो 100 का है. डेप्रिसिएशन कितनी होगी, 1000 प्लस 500, 1500 माइनस 200, 1300 माइनस 100, तो 1200 मेरी डेप्रिसिएशन जो है वो आ जाएगी. यानी 12, आखिरी वाला थोड़ा अमाउंट बड़ी कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं 800. मेरी दोबारा कितनी आ जाएगी, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, दैट इज गोइंग टू बी 400, बल्कि निकाल लेते हैं 1500 माइनस 200 1300, और 1300 माइनस 800 ये आपके पास आ जाएगी 500. सर तो बड़ा आसान है. यस, रिवैल्यूएशन मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना या फाइंड करना इज रादर वेरी इजी, बिकॉज we don't need to use any method, we don't need to go for the calculation, just we need to write the opening asset, जो कि पिछले साल का क्लोजिंग जो है वो 1000 था ना, तो वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन गया 1000. तो इस साल हमने नया खरीदा 500 का, उसमें से 200 का बेच दिया, और एंड पे आपके पास पड़ा हुआ कितना, 800 का. तो 1000 का पहले से पड़ा हुआ था, 500 का और परचेज किया, टोटल जो मेरे पास अवेलेबल है वो हो गया 1500. उसमें से मैंने बेच दिया 200 का, तो बाकी रह गया मेरे पास 1300. अब 1300 मेरे पास पड़ा हुआ था, लेकिन एंड पे अगर हम साल के एंड पे देखते हैं तो एसेट हमारे पास पड़ा होता है कितने का, 800 का. इसका मतलब है बाकी जो अमाउंट है वो हमारा एसेट क्या हो गया है, डेप्रिशिएट हो गया है. कितने से, 500 से. जी, इसमें कोई मसला तो बताया, मुझे समझ आ गई है, समझ आ गई है. दिस इज द रिवैल्यूएशन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, जो कि पेपर में नॉर्मली बहुत कम पूछता है, आप समझने पूछता ही नहीं है, लेकिन बस मैंने समझाना था कि ये मेथड भी डेप्रिसिएशन का होता है. तो आगे अब चलते हैं इससे हम नेक्स्ट, जो हमारा नया मेथड स्टार्ट हो रहा है, सॉरी, वो है जी हमारा, मैं हेडिंग लिख रहा हूं उसकी, when
there is already balance in asset account and provision for depreciation account. When there is already balance in asset account and provision for depreciation account. एसेट अकाउंट में और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में पहले से बैलेंस पड़ा हो तो हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा टॉपिक का नाम है। यानी कि आपके पास क्वेश्चन में पहले से एसेट अकाउंट में बैलेंस पड़ा होगा, यानी पिछले सालों का एसेट पहले से पड़ा हुआ आपके पास। इसी तरह पहले से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी बैलेंस पड़ा होगा, यानी पहले से डेप्रिसिएशन हो चुकी है एसेट्स पर, वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। ये आपके सामने क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर 12 का 21 का ऑन 31 क्वेश्चन नंबर 11। इसकी पिक्चर आप ले लें, अमल आपके पास तो बुक है उसमें मौजूद है, बाकी आप इसकी पिक्चर ले सकते हो। इशफाक आप इसकी पिक्चर ले सकते हो, पिक्चर ले सकते हैं इसकी आप, क्योंकि आपके पास ये क्वेश्चन मौजूद नहीं होगा। ठीक होगी जी, तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं जी। कहते हैं जी ऑन 31 अगस्त द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट वाज टेकन फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ स्टेवरोस। नॉन करंट एसेट्स दिए हुए, इक्विपमेंट दिया हुआ है 60,000 का, उस पर डेप्रिसिएशन भी जो हो चुकी है दी हुई है पहले से 24,000, यानी 60,000 ये बता रहा है कि आपके पास 60,000 कॉस्ट के एसेट पहले से पड़े हुए, 24,000 ये बता रहा है कि उस पर इतनी डेप्रिसिएशन हो चुकी है अब तक, और 36,000 ये बता रहा है कि उसकी नेट बुक वैल्यू जो है वो दी हुई है आपको, कितनी नेट बुक वैल्यू है उसकी। इस तरह ऑफिस कंप्यूटर दिया हुआ है आपको 8,000 का, उस पर जो डेप्रिसिएशन हो चुकी है 5,600 वो दी हुई है, और 2,400 उसकी दी हुई है बुक वैल्यू। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 अगस्त। अच्छा ये सवाल मुझे बताओ अमल, इसमें कितने इस क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन है? ये एक क्वेश्चन है या दो क्वेश्चन है? पहली बात ये है कि ये दो क्वेश्चन है। क्यों सर? क्योंकि एक क्वेश्चन है इक्विपमेंट से रिलेटेड और एक क्वेश्चन है ऑफिस कंप्यूटर से रिलेटेड। तो दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है इक्विपमेंट से रिलेटेड और एक क्वेश्चन है ऑफिस कंप्यूटर से रिलेटेड। तो इसमें डेप्रिसिएशन हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, आपको यानी कि आपको राइट डाउन करना पड़ेगा अपनी नोटबुक के अंदर। तो नोटबुक के अंदर राइट डाउन कर लें स्टेप्स कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। नंबर 1, first we calculate depreciation on the newly purchased asset। सबसे पहले आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, जो नया एसेट परचेज किया है उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक होगी जी बात। नंबर 2, calculate depreciation on the asset sold। जो आपने बेचा है उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट सोल्ड। सर ये आप कुछ नया करवा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये नया टॉपिक है ना भाई। ये है व्हेन देयर इज ऑलरेडी बैलेंस इन एसेट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। जब आपको क्वेश्चन में पहले से एसेट में बैलेंस दिया हो, जब आपको क्वेश्चन में पहले से एसेट पर होने वाली डेप्रिसिएशन भी दी हो, ये स्टेप आप करेंगे ओनली इन केस ऑफ मंथ टू मंथ बेसिस। ओनली इन केस ऑफ मंथ टू मंथ बेसिस में आपने ये सेकंड स्टेप करना है, वरना ये स्टेप नहीं होगा। नंबर 3, calculate depreciation on existing assets। Depreciation on existing assets or remaining assets। Calculate depreciation on existing assets or remaining assets। I want you to write it down। इसको जरा लिख लें आप जो है उसको एक मिनट जरा रुकिएगा, मैं जरा फोन उठा लूं। हमारे पास इक्विपमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है 60,000 का, उस पर डेप्रिसिएशन अब तक हो चुकी है 24,000 और उसकी बुक वैल्यू दी हुई 36,000 की। कंप्यूटर भी दिया हुआ है इस तरह। अब फॉलोइंग ट्रांजैक्शन क्या हुई है? 31 जनवरी को मैंने इक्विपमेंट परचेज किया, 1 अप्रैल
9 को जो इक्विपमेंट परचेज किया था 28,000 का, वो मैंने सेल कर दिया 10,000 का, पेमेंट वाज रिसीव्ड बाय चेक। और ऑन 1 फरवरी को मैंने न्यू इक्विपमेंट परचेज किया है एट ए कॉस्ट ऑफ 35,000। अब वो कहता है इक्विपमेंट इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 20% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड है इक्विपमेंट पर और 20% उसका डेप्रिसिएशन रेट है। आपने इक्विपमेंट अकाउंट जो है वो बनाना है, एक्सप्लेन द टर्म डेप्रिसिएशन, उसके कॉजेज ये सब आपको पता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इक्विपमेंट का आपने बनाना है, और इक्विपमेंट डिस्पोजल अकाउंट भी कहता है कि आपने बनाकर दिखाना है। तो रादर देन कि मैं इक्विपमेंट डिस्पोजल अकाउंट बनाऊं, मैं इक्विपमेंट अकाउंट भी आपको बना के दिखाने लगा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो लेट्स प्रिपेयर इक्विपमेंट अकाउंट फर्स्ट, देन आई विल प्रिपेयर डेप्रिसिएशन आल्सो एंड डिस्पोजल आल्सो। इक्विपमेंट अकाउंट में बनाता हूं, ये आपने लिख लिया होगा, इसी के साथ साथ हम बनाएंगे। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ जी अकाउंट। जी, सबसे पहले आपको इक्विपमेंट अकाउंट जो बनाना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा साल अमल खत्म कब हो रहा है और स्टार्ट कब हो रहा है। तो याद रखिएगा कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 अगस्त 2011 को स्टार्ट हो रहा है और 2012 में खत्म हो रहा है। यानी कि अगर मैं इसको फाइनेंशियल ईयर को रिकॉर्ड करना चाहूं तो इसका फाइनेंशियल ईयर क्या बनेगा, जरा देखिएगा, क्योंकि दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है 1/9/2011 से और ये एंड हो रहा है 31/8/2012 पे। इसका मतलब है हमारा नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर नहीं है, हमारा अब नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर है। नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर वो होता है जो शुरू होता है जनवरी से लेके दिसंबर तक, विच स्टार्ट्स फ्रॉम जनवरी एंड एंड्स एट 31 दिसंबर। लेकिन जो आपका एबनॉर्मल फाइनेंशियल ईयर होता है डेप्रिसिएशन में, वो स्टार्ट होता है सितंबर में, जैसे कि सवाल में स्टार्ट हो रहा है, या किसी भी महीने से, और खत्म होगा नेक्स्ट किसी महीने में। अगर आप काउंट करें 31 अगस्त 2011 से ऑनवर्ड्स, तो आप देखें कि आपके पास कितने महीने बनते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, पूरे 12 महीने ही बनते हैं। 1/9/2011 से 31/8/2012 तक you will have 12 months period, and that is going to be the financial year for which you are going to solve this question. ये इंपॉर्टेंट बात जरूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये 3 स्टेप्स मैंने लिखवाए हैं, जिन बच्चों ने स्टेप्स नहीं लिखे वो लिख लें। जी रीबा, आप भी लिख लें स्टेप्स ये जो मैंने लिखवाए हैं, ये इंपॉर्टेंट जरूरी है। तो 1 मिनट, मुझे इसको जरा निकाल दूं, मैं लेट हो गए। आप स्टेप्स मैंने लिखे हैं, इसको लिखिए, पहले जल्दी से लिख ले। हमारा टॉपिक है व्हेन देयर इज ऑलरेडी बैलेंस इन एसेट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। जब एसेट अकाउंट में पहले से बैलेंस पड़ा होता है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी पहले से बैलेंस पड़ा होता है, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के स्टेप्स क्या होते हैं। पहला स्टेप होता है नंबर 1, फर्स्ट वी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द न्यूली परचेज्ड एसेट। जो नया एसेट आपने परचेज किया है उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। सेकंड स्टेप आपका होता है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट सोल्ड। अगर आपने कोई एसेट बेचा है तो उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, लेकिन सिर्फ वो तब कैलकुलेट करेंगे ओनली इन केस ऑफ मंथ टू मंथ बेसिस। जब अगर आप मंथ टू मंथ बेसिस कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड है और जितने महीने इस्तेमाल करेंगे उतने महीने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है आपने, तो सिर्फ एसेट जो बेचा है उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाएगी मंथ टू मंथ बेसिस में। और थर्ड स्टेप आपका होता है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द एग्जिस्टिंग एसेट्स और रिमेनिंग एसेट्स जो बाकी बच गए हैं। तो ये 3 स्टेप्स हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने पड़ेंगे, या हमें ये 3 स्टेप्स आने चाहिए, क्योंकि ये डिफरेंट मेथड है। सर हाउ इट इज गोइंग टू बी ए डिफरेंट मेथड? देखिए हमारा मेथड ये है कि हमारे पास पहले से एसेट की कॉस्ट मौजूद है, इक्विपमेंट पहले से पड़ा हुआ है 60,000 का, and we have already depreciation with us with an amount of 24,000। हमारे पास कॉस्ट भी पड़ी हुई पहले से, हमारे पास डेप्रिसिएशन भी पड़ी हुई है पहले से 24,000। इस तरीके से हम इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, इक्विपमेंट अकाउंट में बनाता हूं, एसेट अकाउंट में बनाता हूं। आपको पता है एसेट अकाउंट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट परचेज्ड,
it is debited with the cost of the asset purchased and credited with the cost of the asset sold, right? तो ये हम अकाउंट बनाते हैं और इस पर होने वाली डेप्रिसिएशन को हम रिकॉर्ड करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट में, जिसे कहते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और वो भी हमें सेपरेट बनाना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट वो भी आपको सेपरेटली बनाना पड़ेगा। एंड देन ऑब्वियसली यू हैव टू प्रिपेयर अनदर अकाउंट, जो कि क्वेश्चन में कहा है उसने, वो है डिस्पोजल अकाउंट, जो कि मैं एंड पे आपको बना के दिखाऊंगा। तो सवाल को जरा दोबारा एक दफा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके सामने, जहां मेरा हाथ नजर आ रहा है, स्टेवरस इक्विपमेंट इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 20% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। तो अरीबा बेटा, हमारा इक्विपमेंट पर जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो 20% है, और हम मेथड जो यूज कर रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन मेथड है। इक्विपमेंट पर आप स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई करेंगे और डेप्रिसिएशन रेट 20% होगा। ठीक है जी। इसका मतलब है कि कंप्यूटर का सवाल अलग है और कंप्यूटर का सवाल, ऑफिस कंप्यूटर का क्वेश्चन अलग है। इन दोनों को अलग अलग अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। दो दे आर गिवन इन द सेम क्वेश्चन, बट द ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज गोइंग टू बी इन डिफरेंट अकाउंट्स। कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर का अकाउंट बनेगा और उसकी डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी अलग बनेगा। इक्विपमेंट के लिए इक्विपमेंट का अकाउंट बनेगा और उसकी डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी अलग बनेगा। तो मैं कंप्यूटर अकाउंट बनाने जा रहा हूं। तो कंप्यूटर अकाउंट में सबसे पहले मुझे बैलेंस लिखूंगा कि मेरे पास कितनी कॉस्ट का कंप्यूटर पड़ा हुआ है। ये आपके सामने लिखा हुआ है 60,000 का। मैं लिख लूंगा जी, मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर मैं साल लिखूंगा। मेरा साल 2011 से 2012 का साल है मेरा, याद रखिएगा। 2011 से 2012 का साल है मेरा। क्यों? क्योंकि वो शुरू होता है सितंबर 11 से और खत्म होता है 12 में। तो मैं यहां पर भी जब अपना लिखूंगा तो 2011 से 2012 का नाम दूंगा इसको। सबसे पहले यहां पर मेरे पास आ जाएगा ब्रॉड डाउन 1911 को मेरा ब्रॉड डाउन आ जाएगा। मेरे पास पहले से इक्विपमेंट अकाउंट में कॉस्ट पड़ी हुई एसेट की विच इज 60,000। पहले हम ऐसा नहीं करते रहे। यस, यू आर राइट, दिस इज गोइंग टू बी ए न्यू टॉपिक। Sir, how we can say that it's a new topic? Just read the first heading which I have given. It is completely written that when there is already balance in asset account and provision for depreciation account. आपके पास asset में पहले से asset की cost मौजूद है और उस पर depreciation भी पहले से हो चुकी है अब तक की, वो भी आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं सवाल में आगे asset account को हम बनाते हैं। नेक्स्ट देखें जी, 31 ये मेरी बुक है, ये आपके पास पेपर का क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर 12-21 का। ये बुक आपको इंशाल्लाह ताला फिर मैं जो है वो मेल कर दूंगा, ये किसी तरीके से ट्रांसफर कर दूंगा। On 31st January 2012, equipment purchased on 1st April 2009 at a cost of 28,000 was sold for 10,000. Payment was received by check. ठीक है, हमने इक्विपमेंट बेचा है 28,000 का, जो हमने परचेज किया था 1 अप्रैल 2009 को। कितने का? 10,000 का। इसको डिस्कस करेंगे बाद में। 1 फरवरी को हमने न्यू इक्विपमेंट परचेज किया 35,000 का, तो वो मैं लिखूंगा इक्विपमेंट डेबिट होगा, बैंक क्रेडिट होगा। मैंने कब परचेज किया है? 1 फरवरी को 2012 को। तो बैंक के नाम से आ जाएगा जो इक्विपमेंट मैंने परचेज किया है कितने का? 35,000 का। बेटा इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है 35,000 से विद रेफरेंस टू बैंक। किसकी वजह से? बैंक की वजह से, बिकॉज ऑफ बैंक। तो मैं अकाउंट में लिख लूंगा इसको। दैट्स इट। मैंने और कोई एसेट जो है वो इस साल परचेज नहीं किया। मैं इसका टोटल कर लूंगा, तो टोटल मेरा आ जाएगा। लेकिन आपको पता है कि जो एसेट हम सेल कर रहे होते हैं उसको हम एसेट अकाउंट से निकाल देते हैं और हम उसको फेंक देते हैं डिस्पोजल अकाउंट में। एसेट हम सेल कर रहे होते हैं उसको हम एसेट अकाउंट से निकाल देते हैं और उसको फेंक देते हैं डिस्पोजल अकाउंट में। तो हम देखते हैं कि हमारा एसेट कब सेल हो रहा है। हमारा एसेट जो 31 जनवरी को इक्विपमेंट जो परचेज किया था हमने 2009 में 28,000 का, वो हमने सोल्ड कर दिया। तो यहाँ से जो आपने इक्विपमेंट बेचा है उसकी कॉस्ट को आप इस अकाउंट से निकाल देंगे। किस नाम से? डिस्पोजल के नाम से। कितनी अमाउंट है उसकी? 28,000। याद रखिए ये एंट्री कॉस्ट प्राइस से पास की जाएगी। इट विल नॉट बी पास विद द सेल प्राइस और विद द सेल प्रोसीड्स। और इसकी एंट्री मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी बेटा डिस्पोजल अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट आपका होगा इक्विपमेंट अकाउंट।
कितने से जी, कॉस्ट ये एंट्री पास करते हैं विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड, जो एसेट बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी है 28,000, इधर भी आ जाएगा आपका 28,000, यानी क्रेडिट भी हो जाएगा 28,000। ओके जी, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो गया यहाँ से, किसकी वजह से, इक्विपमेंट अकाउंट क्रेडिट हो गया यहाँ पे, किसकी वजह से, बिल्कुल डिस्पोजल की वजह से। अब हम साल क्लोज करेंगे और वो क्लोज कब होगा, 31/8/2012 को हमारा आ जाएगा कैरिड डाउन। जी बताइएगा कैरिड डाउन कितना आता है जी हमारा, कोई कैलकुलेट कर सकते हैं तो वेरी गुड फॉर अस इफ यू कैन कैलकुलेट द कैरिड डाउन। 60,000 प्लस 95,000 जी, 67,000 ये आपका आ जाएगा जी 95,000। इधर भी मैं लिख लूंगा 95,000, सॉरी इधर आ जाएगा 67,000। पहली बार आपने सवाल किया कि सर ये डिस्पोजल आपने नहीं पढ़ा हुआ, आई विल सेंड यू द लेक्चर आल्सो अगेन फॉर द डिस्पोजल आल्सो टुडे, आई जस्ट फॉरगॉट इट, आई थिंक सो, ओके आई डिडंट सेंड इट, आई थिंक सो। तो जो एसेट हम बेच रहे होते हैं ना, उसकी कॉस्ट को हम एसेट अकाउंट से निकाल देते हैं, यानी जो एसेट आप बेच रहे होते हैं उसकी कॉस्ट को हम एसेट अकाउंट से निकाल देते हैं, इसलिए मैंने उसकी कॉस्ट क्रेडिट कर दी है 28,000 से, क्योंकि ये सेल कर दी है मैंने। तो सर क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि इट इज नॉट विद मी एनी मोर, क्योंकि अब ये मेरे पास नहीं है, तो मैं क्रेडिट कर दूंगा कि एसेट मेरे पास से चला गया। किसके पास, भाई जिसने भी खरीदा है उसके पास, लेकिन मेरे पास से चला गया, तो वो माइनस कर दूंगा मैं कॉस्ट प्राइस से, इधर आ जाएगा उसका ब्रॉट डाउन 67,000। और दिस इज द full fledged account of equipment which I have prepared. Now I am going to prepare the provision for depreciation account for the same year, मुझे बनाना है, यानी 2011 से लेके 12 तक का provision for depreciation account, वो मैं आपके सामने बनाता हूँ। 2011 से 12 का, सॉरी जी। तो आपको पता है डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, लेकिन डेप्रिसिएशन की एंट्री से पहले आपको यहाँ बेटा लिखना पड़ेगा 1911 में जो आपके पास पहले से डेप्रिसिएशन का ब्रॉड डाउन पड़ा हुआ है, यानी डेप्रिसिएशन का भी बैलेंस पड़ा हुआ है पहले से, कितना 24,000। इसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, एक ही बात है। ये 24,000 क्या शो कर रहा है कि आपके एसेट अब तक इतने डेप्रिशिएट हो चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मेरे पास 60,000 कॉस्ट के एसेट पहले से पड़े हुए थे, इसी तरह इन एसेट्स पर अब तक यानी पिछले सालों में 11 से पहले 24,000 की डेप्रिसिएशन हो चुकी है। सर ये तो नई चीज आ गई है बेटा, हमारा टॉपिक ही यही है, व्हेन देयर इज ऑलरेडी बैलेंस इन एसेट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो हमारे पास एसेट अकाउंट में पहले से बैलेंस होगा और डेप्रिसिएशन भी उसकी पहले से मौजूद होगी। अब सवाल अगला, सर एसेट को डेबिट क्यों कर रहे हैं बेटा, एसेट डेबिट ही होते हैं, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इट्स ए लायबिलिटी अकाउंट और लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही होता है। अब इस पर डेप्रिसिएशन आपने रिकॉर्ड करनी है, वो कब होनी है 31/8/2012 को, यानी साल के एंड में। एंट्री क्या होती है डेप्रिसिएशन की, पता है आपको, इनकम स्टेटमेंट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो क्रेडिट हो रहा है आपका, और इनकम स्टेटमेंट क्या हो रही है जी, वो डेबिट हो रही है। हम इसकी एंट्री पास कर लेते हैं और इसकी वर्किंग करते हैं कि डेप्रिसिएशन कैसे निकालनी है, दैट इज द पॉइंट। नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर दोस स्टेप्स व्हिच आई हैव मेड यू राइट। इस केस में डेप्रिसिएशन के आपको स्टेप्स करने पड़ेंगे। फर्स्ट वी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द न्यूली परचेज्ड एसेट। तो अमल, हमने नया एसेट कितने का परचेज किया बेटा, 35,000 का। तो नए एसेट पर मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा। पहला स्टेप जो मेरा होगा वो है 35,000 पर मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा। कितने परसेंट है बेटा, 20%, और मंथ टू मंथ बेसिस है मेरा ख्याल है। लेट्स सी, सवाल में देख लेते हैं। इक्विपमेंट पर 20% है यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, और उसने क्वेश्चन में क्या है, फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज इन द ईयर ऑफ इक्विपमेंट एंड ऑफ इन द ईयर ऑफ परचेज। इसका मतलब है आपकी एनुअल बेसिस है, यानी जिस साल आप एसेट खरीदते हैं उस साल पूरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो आसान हो गया आपके लिए सवाल, आपने फुल ईयर की डेप्रिसिएशन निकालनी है। 35,000 पे आप 20% ले लेंगे, ये आपके पास डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी, 7,000। आगे आपने निकालनी है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट सोल्ड। इसकी हम डेप्रिसिएशन इस स्टेप की डेप्रिसिएशन की वर्किंग नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हमारा एनुअल बेसिस है। ये स्टेप हम तब करते हैं मंथ टू मंथ बेसिस हो तब, अदरवाइज नहीं करते। अब आ जाएगा कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द एग्जिस्टिंग एसेट्स जो पहले से पड़े हुए। एग्जिस्टिंग एसेट्स मेरे पास कौन से पड़े हुए हैं, 60,000 के।
इसमें से मैंने जो एसेट है 28,000 का वो तो बेच दिया है, उस पर तो डेप्रिसिएशन नहीं लूंगा ना इस साल, क्योंकि वो मैंने सेल कर दी है। तो 60,000 माइनस 28,000, क्योंकि वो मैंने सेल कर दिया है, वो मेरे पास अब नहीं है, ये आ जाएगा 32,000। इस पे निकालूंगा 20% डेप्रिसिएशन, ये मेरे पास आ जाएगी डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी, 6,400। सो टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ दिस ईयर जो मैं टोटल करके निकालूंगा वो मेरी कितनी आ जाएगी, दोनों का टोटल, यानी 7,000 प्लस 6,400, दैट इज 13,400। दैट इज द टोटल डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट परचेज, एसेट सोल्ड, और उसकी एंट्री पास कर दूंगा इनकम स्टेटमेंट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। एंट्री पास हो जाएगी इसकी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है 13,400 से, इसी वजह से इनकम स्टेटमेंट की वजह से, और ये मैंने एंट्री यहाँ पर पोस्ट कर ली है, और इसका टोटल आपको पता है मैं यहाँ पे लिख लूंगा। और यहाँ पर जो एसेट बेचा है उसकी डेप्रिसिएशन को मुझे निकालना भी है। टोटल कीजिएगा कितना आता है इसका, टोटल जरा कीजिएगा कितना आता है। Sir, 37,400. थैंक यू वेरी मच। 37,400 इज द टोटल। अब हम दूसरी एंट्री पास करेंगे अरीबा डिस्पोजल की। जो एसेट आप बेच देते हैं उसकी कॉस्ट को आप निकाल देते हैं अकाउंट से, एसेट अकाउंट से, और उस पर होने वाली डेप्रिसिएशन को भी निकाल देते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से। और उसकी सेकंड एंट्री हमारी क्या होती है, वो होती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट टू डिस्पोजल अकाउंट। अब इसकी अमाउंट हम कैसे लिखेंगे, इसकी अमाउंट आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि आपने एसेट कब परचेज किया था, उसकी वर्किंग करनी पड़ेगी। आप देखें, आपने एसेट जो परचेज किया था, जो बेचा है आपने 31 जनवरी को आपने इक्विपमेंट बेच दिया है, जो आपने 1 अप्रैल 2009 को परचेज किया था, 1 अप्रैल 2009 को परचेज किया था। तो देखिए इस पर डेप्रिसिएशन में कैसे निकालूंगा, कितने का, 28,000 का, यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। पहले मैंने इसको यूज किया 2009 से 2010 तक, कितनी कॉस्ट थी 28,000, डेप्रिसिएशन कितनी होगी 20% फुल ईयर की, क्योंकि एनुअल बेसिस है, ज्यादा मंथ पे तो जाना ही नहीं मैंने। ये कितनी आ जाएगी जी मेरे पास 5,600। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो कॉस्ट पे निकालेंगे। दोबारा इस पर डेप्रिसिएशन होगी 2010 से लेके कहां तक, 2011 तक, फिर होगी कितने पे, 28,000 पे कॉस्ट है, क्योंकि कॉस्ट पे निकालनी है आपने, स्ट्रेट लाइन मेथड है, 28% एनुअल बेसिस है, पूरे साल की डेप्रिसिएशन निकालेंगे। दोबारा आपके पास कितनी आ जाएगी 5,600, और फिर आपने निकालनी है किसकी, 2011 से लेके 2012 की, और वो नहीं निकालेंगे। क्यों सर, क्योंकि जिस साल आप एसेट बेच रहे हैं, एनुअल बेसिस है ना, जिस साल आप एसेट बेच रहे हैं उस साल आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि उस साल आपने बेच दिया था। देखिए यहां भी नहीं ली थी मैंने, यहां भी नहीं ली थी मैंने उस एसेट पर डेप्रिसिएशन, इधर ये देखें यहाँ टिक किया मैंने। बस ये 2 सालों की डेप्रिसिएशन होगी इस एसेट पर, जो अब तक हो चुकी है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल। तो इसकी अमाउंट कितनी बन जाएगी भाईजान, बताइएगा जरा। टोटल 11,200। 11,200 जी। उससे हम एंट्री पास कर देंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा। आप जो एसेट बेचा है उसकी डेप्रिसिएशन को अकाउंट से निकाल देंगे और कहां फेंक देंगे, डिस्पोजल अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है 11,200 से, किसकी वजह से, डिस्पोजल की वजह से। तो मैंने पोस्टिंग कर दी, इसका कैरी डाउन बताएं कितना आ जाएगा। Sir, 26,200. 26,200 वही आपका नेक्स्ट ईयर का बन जाएगा ब्रॉड डाउन 6,200। और अब मैंने बनाना है, जो कि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है, डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट मुझे बनाना है, इक्विपमेंट डिस्पोजल अकाउंट, आई मीन टू से, एक ही बात है, क्योंकि हम सवाल ही इक्विपमेंट को सॉल्व कर रहे हैं। सर समझ नहीं आई बेटा, इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, एक है इक्विपमेंट का और एक है किसका, जी बिल्कुल, एक है कंप्यूटर का। मैंने कंप्यूटर का क्वेश्चन अभी सॉल्व भी नहीं किया, मैं सिर्फ इक्विपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। इक्विपमेंट हम नया खरीद भी रहे हैं और एक इक्विपमेंट हम बेच भी रहे हैं, तो उसकी डेप्रिसिएशन के मेथड जब ऑलरेडी बैलेंस दिया हो एसेट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, तो कैलकुलेशन का मेथड डिफरेंट हो जाता है। हमें ये स्टेप्स करने पड़ते हैं सारे के सारे, जो मैंने शो करके दिखाए हैं आपको। डॉलर का साइन डालूंगा मैं। पहली एंट्री हमारी क्या हो रही है, इक्विपमेंट जो है, देखिए यहाँ पर इक्विपमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो रहा है, कितने से, 28,000 से।
तो मैं डेबिट साइड पर लिखूंगा, इक्विपमेंट के नाम से आ जाएगा 28,000, क्योंकि डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो रहा है इक्विपमेंट की वजह से। देखें, इक्विपमेंट क्रेडिट हो रहा है 28,000 से डिस्पोजल की वजह से, और डिस्पोजल डेबिट हो रहा है 28,000 से इक्विपमेंट की वजह से। ये पहली एंट्री की पोस्टिंग मैंने की है दोनों अकाउंट्स में। दूसरी एंट्री में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है, ये देखें, डिस्पोजल की वजह से, और डिस्पोजल क्रेडिट हो रहा है 11,200 से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वजह से, जो कि मैं यहां पर लिख दूंगा रेफरेंस। ओके हो गया जी। अब आ जाती है कि आपने बेचा कितने का, उसकी एंट्री होती है, सॉरी, कैश टू इक्विपमेंट डिस्पोजल अकाउंट। कैश आ जाएगा, कितने का बेचा है देखते हैं जी। आपने बेचा है कितने का, 10,000 का। पेमेंट वाज रिसीव्ड बाय चेक, आई विल नॉट राइट कैश, आई विल राइट बैंक, कि चेक से रिसीव की है। और कितनी अमाउंट आ जाएगी आपकी, 10,000। बस अब टोटल कर लेंगे जी हम। अगर आपकी डेबिट साइड बड़ी है तो आपको लॉस हुआ है, अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो आपको प्रॉफिट हुआ है। यहाँ नजर आ रहा है कि आपकी डेबिट साइड जो है वो बड़ी है। डेबिट साइड कितनी है, 28,000, इसका मतलब है आपको लॉस हो रहा है, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है। और वो लॉस आप किस साइड पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। किस नाम से, इनकम स्टेटमेंट के नाम से। यहाँ पे आपका आ जाएगा लॉस इनकम स्टेटमेंट के नाम से। कितनी अमाउंट आती है जी, 28,000 6,800 माइनस 11,200 माइनस 10,000, तो ये आपकी आ जाएगी 6,800, विच इज गोइंग टू बी योर लॉस, एंड इट इज रिटन विद द नेम इनकम स्टेटमेंट। अगर अरीबा क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो आपको प्रॉफिट होगा। हाँ बिल्कुल सही आपने सोचा, क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो आप डेबिट साइड पर लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट के नाम से जो आपका प्रॉफिट आएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपकी डेबिट साइड बड़ी होगी तो आपको लॉस होगा, अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो आपको प्रॉफिट होगा। लिखेंगे हम ऑपोजिट साइड पर इनकम स्टेटमेंट के नाम से। सर लेकिन लॉस कैसे हुआ है, ये देखें, आपका एसेट था 28,000 का, माइनस करें उसमें से 11,200, कितना आता है यार, कितना आता है, सर 16,800 16,800। अब देखिए आपने बेचा कितने का है, आपने बेचा है 10,000 का। जाहिर बात है आपको लॉस हुआ है कितने का, 6,800 का। आपको लॉस हुआ है कि आपका 16,800 का एसेट 6,800 का, 10,000 का सेल हुआ है तो 6,800 का लॉस हुआ है। लेकिन ये कैलकुलेशन है, यू हैव टू शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर विच यू हैव टू प्रिपेयर द प्रॉपर डिस्पोजल अकाउंट। इसमें आपको डिस्पोजल अकाउंट में बना के इस तरीके से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। जी इशफाक, इसमें यहां तक कोई मसला तो बताएं मुझे, मैं दोबारा रिपीट कर दूं। जी सर कोई मसला तो बताएं। अमल आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताएं मुझे। नो सर। जी अरीबा कोई क्वेश्चन है तो बताएं, बिकॉज फॉर यू डिस्पोजल इज मे बी, आई थिंक यू हैव स्टडीड द डिस्पोजल वर्किंग फॉर द फर्स्ट टाइम, एम आई राइट? Yeah, we've never done it before. और अरीबा समझ आएगी बेटा आपको? Slightly, yeah. मतलब अभी स्लाइटली समझ आइए, मतलब प्रॉपर आपको डेफिनेशन चैप्टर आपने पहले पढ़ा नहीं हुआ। लेक्चर्स वो पिछले जो मैंने भेजे थे वो आपने लिए थे, सच बताना वैसे? Yeah, I checked 1 or 2 of them. नहीं 1 और 2 से बात नहीं बननी थी ना, क्योंकि दैट वाज यू हैव टू गो फॉर द थॉरली, क्योंकि अदरवाइज ये चैप्टर तो डेप्रिसिएशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स चैप्टर ऑफ द होल अकाउंटिंग ओ लेवल्स। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स ऑफ होल अकाउंटिंग ओ लेवल्स। तो फिर उसके लिए आइदर यू हैव टू गो फॉर ए सेपरेट क्लास, अगर आपने नहीं वो लेक्चर सुनने थे तो मुझे बताना चाहिए था आपको, ताकि फिर हम सेपरेटली क्लास करके पहले पिछले से थोड़ा कवर करता और फिर मैं आपको बताता। क्योंकि अगर आपको समझ इसमें स्लाइटली आई है तो फिर इसका मतलब है डेप्रिसिएशन आपका क्लियर नहीं है, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन का नो डाउट इट इज ए कोर क्वेश्चन ऑफ डेप्रिसिएशन, बट दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड विद द प्रीवियस लेक्चर्स व्हिच आई हैव सेंट यू ऑलरेडी। तो ये हमने किया डेप्रिसिएशन का। आपके पास We've done depreciation in school. We just haven't involved disposal account in it. So ओके तो डिस्पोजल की अरीबा देयर आर 4 एंट्रीज ऑफ डिस्पोजल। एंट्रीज होती है उसको आपको याद करना पड़ेगा। एक होती है मैंने लिखी यहाँ पे, डिस्पोजल टू इक्विपमेंट अकाउंट। इक्विपमेंट क्रेडिट हो रहा है बिकॉज एसेट डिक्रीज कर रहा है आपका, तो डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे 28,000 से बिकॉज ऑफ डिस्पोजल। यही एंट्री डिस्पोजल अकाउंट में भी जाएगी डेबिट साइड पर, क्योंकि डिस्पोजल डेबिट हो रहा है बिकॉज ऑफ इक्विपमेंट। सेकंड एंट्री होती है विद द टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट सोल्ड। जो एसेट आपने बेचा है उसकी टोटल डेप्रिसिएशन से फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल, जो मैंने यहाँ पे लिखी है, दैट इज द टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट सोल्ड 11,200। द एंट्री विल बी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू डिस्पोजल,
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है, इसलिए यहाँ डेबिट साइड पे लिख रहा हूँ विद रेफरेंस टू डिस्पोजल, एंड डिस्पोजल क्रेडिट हो रहा है 11,200 से विद रेफरेंस टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। लास्ट एंट्री इसकी होती है बैंक टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, जितने का एसेट आपने बेचा है, वो आपने कितने का बेचा है 10,000 का, इसकी एंट्री होती है बैंक टू डिस्पोजल, ये एंट्री होती है बैंक टू डिस्पोजल 10,000, तो डिस्पोजल क्रेडिट हो रहा है बैंक की वजह से, वो मैंने पोस्ट कर दी। अब डेबिट साइड बड़ी होगी तो लॉस होगा, क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो प्रॉफिट होगा, लेकिन लिखेंगे हम ऑपोजिट साइड पर इनकम स्टेटमेंट के नाम से। तो इसकी पिक्चर ले लें,